अ, ईमानोलॉजी यहाँ पर है। सबसे पहले आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा कि ज़रूर आप अपने कमेंट को ऐड करें कि डिबेट से पहले क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जावेद अख्तर साहब से और डिबेट के टॉपिक से? क्योंकि आप इस पर काम करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो होगा और आपका कमेंट बहुत जी, मायने रखेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन कहाँ थी और क्या नतीजा, क्या रिज़ल्ट आया? सो अगेन जज़ाकल्लाह खैर फॉर गिविंग मी द अपॉर्च्युनिटी। तो डिबेट से पहले मुझे ये तो पता था कि जावेद अख्तर जो हैं वो बेसिकली बहुत लेमैन एथियस्ट हैं, मतलब जो चलते-फिरते एथियस्ट होते हैं ना, उनका हुँ, लाइक उनको भी वही सारी चीज़ें पता है, कुछ एक्स्ट्रा उनकी फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं है उनके पास कोई अच्छे आर्गुमेंट्स नहीं है। वो बस एक आम बंदे वाले आर्गुमेंट रखते हैं, बस बात ये है कि वो एक सेलिब्रिटी हैं और उनकी उर्दू अच्छी है। तो हुँ, ये जो है ना, ये बस उनकी बात में वज़न डालता है, वरना कुछ है नहीं, और वो फिर हमने डिबेट के बाद देख ही लिया। उनको हुँ, कंटिंजेंसी का मतलब नहीं मालूम था। और हुँ, वो ठीक है, एक एक अच्छी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने डिबेट में एक्सेप्ट करा कि उनको कंटिंजेंसी का मतलब नहीं पता है। वो एरोगेंट हुँ, नहीं थे। बट एट द ओके। सेम टाइम मीम्स तो फिर भी बनेंगी, बिकॉज़ आप एथियज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इतने लार्ज लेवल पर। आप खुदा के अगेंस्ट बोलते हैं, फिर आपको जब कंटिंजेंसी का मतलब नहीं पता होगा, तो ये तो होगा फिर। सो मेरी हुँ, एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो कुछ वैसे आर्गुमेंट्स नहीं रखेंगे, उनके आर्गुमेंट्स इमोशनल होंगे। और वो हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह डिबेट के बाद जो है, ये क्लियरली दिख रहा था कि उनकी जो पोज़ीशन है वो कितनी कम है और कैसे ओवर पावर कर लिया मुफ्ती साहब ने उन्हें। हुँ। गुड माशाल्लाह जी। खालिद साहब, अब आपसे मैं ये भी पूछता हुआ चलूँगा कि ज़रूरी भी था? क्योंकि बहुत से लोग डिबेट से पहले ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है डिबेट करने की और क्या ज़रूरत है बात करने की? तो मैं आपसे 2 चीज़ पूछना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन और उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ ये है कि हम चूँकि इस फ़ील्ड में हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं तो लोग हमें ज़्यादा यही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है इसको रिस्पॉन्स करने की? ये तो ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये है कि रिस्पॉन्स नहीं करो तो ये ऑब्जेक्शन होता है तो कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है। और जैसे हम किसी को रिस्पॉन्स करें ना तो हमारा ही अपना तबका क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? इससे और ज़हन खराब होता है। इससे अपने ही लोग जो है वो डाइवर्ट होते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट होता है। आप लोग ना सीधा-सीधा जो वो सीधा-सीधा कुरान की तफसीर और जो है हदीस की तारीफ़ करते रहें। तो इस तरह की डिबेट के अगेंस्ट थे बहुत से हमारे लोग। तो आप मुझे बताइए 2 चीज़, ऐसे शख्स से गुफ्तगू होने का फ़ायदा हुआ और आपकी एक्सपेक्टेशन चूँकि आप भी देख रहे थे, किस दायरे में रखते थे जावेद साहब को? जी, माशाल्लाह। तो हमारे एक्सपेक्टेशन तो वही जो डिबेट होने से पहले यही थे कि मैंने मैंने ये एक्सपेक्टेशन किया था कि जो जावेद साहब है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्होंने अपने बेस्ट भी अगर परफॉर्म किया तो वो कुछ ना कुछ इमोशनल आर्गुमेंट, कुछ रिटोरिकल कमेंट्स पास करेंगे। उससे ज़्यादा तो उनके कैलिबर में था नहीं, वो मुझे ऑलरेडी पता था क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना था। तो मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था, बट मुझे ऐसा लगा था कि वो इमोशनली एटलीस्ट उस सेंस में तो थोड़ा डोमिनेट करने का कर मुझे लगा जाएँगे। था कि शायद कर जाएँगे डोमिनेट इमोशनली एटलीस्ट। लॉजिकली तो उनके पास नहीं था चांस। बट अल्हम्दुलिल्लाह डिबेट के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो जावेद साहब इमोशनली भी ना उनको डोमिनेट ना कर पाए, एंड ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि मतलब मैंने इतना बुरा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड आई वाज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोज़ हुआ लोगों को, क्योंकि लोग आई मीन इस तरह के लोगों को जो रिलीजन के अगेंस्ट बोलते हैं उनको इतने सर पे उठाते हैं, तो उनकी रियलिटी एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी था कि देखो उनको बेसिक्स भी नहीं पता है गॉड की एक्जिस्टेंस से रिलेटेड, जैसे कि कंटीजेंसी हो गया, इन्फिनिट रिग्रेस क्या होता है उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो ये बहुत अच्छा हुआ एक हिसाब से कि लोगों को रियलिटी समझ में आए, कि लोगों ने अपने नए जो आइडल्स बनाए, ऐसे इस इनको भी लोग हुँ, आइडल बनाते हैं कि हाँ, ये देखो ये कितने ये कैसी बात करते हैं। बट जब एक्चुअली एक सही मुसलमान के साथ उनका फेस टू फेस ऑफ हुआ, तो पता चला कि कैसे बातिल क्या है और हक क्या है, वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा निकला डिबेट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये और रही सोचा बात वहाँ आपने मैं वहाँ मौजूद था उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर और दूसरे साइड भी मौजूद थे हमारे भाई। जब स्टार्ट हुई तो यूँ महसूस हुआ कि हमारी ऑडियंस जो हमारी वीडियोज़ देखती, आपकी वीडियोज़, ईमानोलॉजी की वीडियोज़ जो देखती है, तो आप सच बताना आपको ऐसा लगा होगा कि हमारी ऑडियंस इससे ज़्यादा प्रिपेयर है, इसके आंसर करने के लिए। बिल्कुल। मतलब उसको भी अगर जी, किसी को जी। भेज दिया जाए ना तो शायद वो भी आंसर कर जाएँगी, इतनी ज़्यादा वो वीक ज़्यादा तरीके से बात कर रहे थे। मुझे वहाँ पर ऐसा हुआ कि मुझे समझ लगा होगा कि इतनी तैयारी कर ली है। हमारी बहुत सी ऑडियंस जो खुसूसन ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि वो अलग ही फील्ड में होते हैं। ऑनलाइन खुसूसन इनको सुनने वाले तो उनका और अंदर से कॉन्फिडेंट बढ़ा हो गया, हम भी बात कर सकते हैं। एक डर होता है ना, राइट तो जी। इस डिबेट का एक ये भी फ़ायदा है कि वो डर, वो खौफ जिसको हम कहते हैं कि बस एक चर्चा लोगों का है कि इसको इस्लाम पर ऑब्जेक्शन है, कुरान पर ऑब्जेक्शन है, जिस तरीके से वो करते हैं, उनके तरीक़ेकार से लोगों को ऐसा खौफ था। तो इससे खौफ भी निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अक्सर जी। मतलब मोस्टली एथिस्ट का यही हाल है कि सिर्फ़ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन ही है। सामने अगर थोड़ा-सा भी कोई काउंटर क्वेश्चन करने वाला बेसिक लेवल पर भी है,
तो वहां पर ही पता चल जाता है कि उनके ग्राउंड में कुछ भी नहीं बाकी है, बिल्कुल खाली है सब। जी आमिर साहब, आप अपना कमेंट ऐड करेंगे इसके ऊपर, फिर हम इंशाल्लाह आगे इसको स्टार्ट करते हैं। आप बताएंगे जरा, आप भी देख रहे थे, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, 1 महीना पहले से अनाउंस हो चुका है, दिसंबर के महीने में लोगों को 25 दिसंबर से ज्यादा जो 20 दिसंबर का जो इंतजार था, लोगों को 31 दिसंबर से ज्यादा 20 का इंतजार था। जिस दिन डिबेट होने वाली थी, तो उससे जो पहले वाली रात थी, मैंने जावेद अख्तर साहब की बहुत सारी वीडियोस देखी। देर रात तक मैं ये तलाश करने की कोशिश करता रहा कि देखता हूँ इनके पास कोई बहुत सॉलिड एविडेंस है क्या, क्या लॉजिक है, मतलब कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए कि जिससे लगे जावेद साहब के अंदर बहुत सॉलिड प्रूफ है इनके पास कि हाँ भाई ये गॉड को नहीं मान रहे। लेकिन वही 2-4 चीजें थी जो चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ इविल हो या ये कह लीजिए कि जो सुनी सुनाई चीजें थी। और डिबेट में भी मैंने शुरू से आखिर तक वो सुनी, तो डिबेट में भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को वही दोहराया, तो उससे अंदाजा हो गया कि इनके पास कुछ लॉजिकल एविडेंस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो जो बहुत सारे एथीस्ट थे वो भी ये कह रहे थे कि भाई ये तो हमारी बात रख ही नहीं पाए, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो उसकी वजह से मुफ्ती साहब की जो तैयारी थी माशाल्लाह, उसके मुकाबले पे तो मुफ्ती साहब को कुछ पेश करना ही नहीं पड़ा। गुड, तो अब हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ऑडियंस को बताता हूँ मैं चलूँ कि मुफ्ती साहब ने जो बातें की हैं स्टार्ट के अंदर, जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है, ये जो हमें सुनते हैं लोग, खुसूसन खालिद साहब से मैं कमेंट लूंगा इसके ऊपर, और उससे पहले मैं एक वेलकम करूं हमारे मुफ्ती साहब का। हमारे साथ हैं मुफ्ती अरशद साहब दिल्ली वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब ऊपर है आप, माइक अनम्यूट कीजिए आपका। हाँ अनम्यूट है, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। देखिए जरा उसको सही कीजिए आप। मेरी जा रही है, आपका माइक भी अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइव स्ट्रीम चल रही है, जारी रखें आप। जी ठीक है, हम जारी रखते हैं, और मुफ्ती अरशद साहब भी हमारे साथ इंशाल्लाह। बीच में कमेंट की जरूरत पड़ेगी तो कमेंट करते हुए चलेंगे। तो मैं ये तो कह रहा था कि डिबेट के स्टार्ट में जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है मुफ्ती शमाइल साहब नदवी साहिब ने, खुसूसन हमें सुनने वाले जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज है कि हम अपनी स्टार्टिंग को इतना बेटर कर लें, इतनी मजबूत तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करें, सामने वाला कमजोर हो कि मिडिल लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, हमारी ओपनिंग, यानी कहते हैं ना कि पहले ही अपना कील और अपना जो है खूंटा गाड़ देना। तो ये वाला ओपनिंग स्टेटमेंट तो सबके पास लिखा हुआ होना चाहिए, जिसको जो भी लैंग्वेज आती है। मेरा अपना सजेशन ये रहेगा, जिसको रोमन आती, इंग्लिश आती, हिंदी आती, अपने पास रखें। और आप ये स्टेटमेंट मदारिस के जो लोग हैं खुसूसन वो भी याद करके रख लें लिख कर, और फिर उसके बाद उसको सोचें। यही काफी हो जाएगा आपके लिए कि गुफ्तगू के और बातचीत के उसूल अगर आप तय कर लेते हैं तो वहीं पर आप बाउंड कर देते हैं उस एथीस को और उस यहाँ वहां उछलने वाले शख्स को, कि जो आगे जाकर आपको बजाय एक टॉपिक पर फोकस करने के वो यहाँ वहां जा रहे होते हैं। तो टॉपिक पर बाउंड करना और किसी भी जगह पर उसको बांधना जरूरी होता है। चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं। ये डिबेट जब स्टार्ट हुई तभी हमने पूछा है कई लोगों से, घर पर भी आया, आप लोगों ने भी पूछा होगा कि ये 11 बजे 20 तारीख को इस तरीके से लोग रेडी थे, इंतजार था सबका बड़ी बड़ी स्क्रीन पर, कि बताया नहीं जा सकता है माशाल्लाह। तो जब वो 11 बजा है तो इस तरीके से मुफ्ती साहब आए हैं स्टेज पर। तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। जी, मैं इस पे कमेंट लेना चाहूंगा आपका खालिद साहब, और फिर इंशाल्लाह आगे हम बढ़ेंगे। हमारे साथ एक हमारे और मेहमान जुड़ चुके हैं,
मूसेस यानी जुनैद साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊपर हैं आप, माइक अनम्यूट करें आपका, आवाज आ पा रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, आ रही है शेख? क्या हाल है आप सबके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आप सबके? आ रही है आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शुरू हो जा। जी जज़ाकल्लाह मुझे ऐड करने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। जर्रा नवाजी। ओके जी, तो सबसे पहली चीज मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा खालिद साहब कि जो स्टैंडर्ड है, जो बुनियाद है, इस पर कई ट्विटर पर आग लगी हुई है। और जो खुसूसन देसी मुल्हिद होते हैं, देसी मुल्हिद के मतलब है कि खुसूसन जो इंडिया के अंदर या पड़ोस के अंदर जो लोग अभी नए नए एक्स मुस्लिम बन रहे होते हैं, उनका ये ऑब्जेक्शन हो रहा होता है कि साइंस ही हमारी बुनियाद है। यहाँ तक कि मैंने अभी इंटरव्यू देखा, फरहान अख्तर साहब इनके साहबजादे होते होंगे शायद, मुझे इसका सही इल्म नहीं है। तो नजर से गुजरी इंटरव्यू जिसके अंदर उनसे ये पूछा गया कि आपके वालिद साहब भी एथीस्ट हैं, आप भी? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फर्क है मेरे और उनमें, मैं ना थोड़ा साइंटिफिकली चीजों को देख रहा होता हूँ और मैं साइंस की बुनियाद पर चीजों को समझता हूँ। मेरी बुनियाद साइंस है और मेरे फादर की बुनियाद अलग है। और अक्सर आप देखेंगे कि यही चीज जितने लिबरल है उनको ऐसा अंदर से है कि वो साइंस हमारे पास है और हम साइंस की बेस पर तुमसे अपर हैंड है। किससे अपर हैंड है? जो रिलीजियस तबका उससे अपर हैंड है। तो इनका लूप होल जो है यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप हाईलाइट करें खालिद साहब। और मुफ्ती साहब ने ये बात जो कही है, ये हमारी ऑडियंस खुसूसन जब भी किसी से गुफ्तगू करे उनको उन्होंने एक रूल्स दे दिया है कि अगर आप बात करने चाहते हैं तो ऐसा स्टैंडर्ड पहले बता दिया जाए कि जिसके ऊपर सामने वाला अपनी बुनियाद बनाकर आया हुआ है। जी बिल्कुल, मुझे ना ये मुफ्ती साहब का जो मूव था बहुत ब्रिलियंट लगा कि उन्होंने पहले ही ये स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया। बिकॉज बहुत से एथियस्ट है, वो लोग साइंस बहुत करते हैं बट उनको फिलोसफी ऑफ साइंस पता नहीं होती है। और फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर ये बहुत ही क्लियर चीज है कि जो साइंस एज ए सब्जेक्ट हम स्टडी करते हैं ना, वो शुरुआत से ही एक बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड है। और उनमें से एक अजम्पशन है जिसका नाम है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। वो बेसिक सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं तो ये बोलने का मतलब है कि पहले से एक साइंस ने रूल बना दिया है कि जो सुपर नेचुरल चीजें हैं जैसे गॉड हो और दूसरी चीजें, वो सब पे साइंस कमेंट नहीं कर सकता। और वो सिर्फ जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं उनसे रिलेटेड ही अपने कंक्लूजन्स डिराइव करेगा। तो साइंस एज अ सब्जेक्ट, जो फिलोसफी ऑफ साइंस है, ये खुद पहले से ही साइंस को एज अ डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्ट कर देती है। बहुत से एथियस्ट और उनको ये लगता है कि जस्ट बिकॉज साइंस गॉड के बारे में बात नहीं करता या कुछ साइंटिफिक कंक्लूजन हमको गॉड से रिलेटेड या सुपरनैचुरल से रिलेटेड मिलते नहीं, देयरफॉर सुपरनैचुरल एग्जिस्ट नहीं करता या गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। और उनको लगता है सही है, साइंस उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। बट ये लोग की जो थिंकिंग है वो इतनी इरोनियस है, रॉन्ग है, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि साइंस ने ऑलरेडी ये अजम्पशन से ही शुरू किया इन्वेस्टिगेट करना। ये तो ऐसा हो गया, एग्जाम्पल के लिए लोगों को मैं समझा रहा हूँ, कमरा है, लेट्स से एक कमरे के अंदर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी लाल कलर की चीज कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सारी लाल कलर की चीज आप निकाल दोगे, लेट्स से एक लाल चेयर थी आपने निकाल दिया, लाल टेबल निकाल दिया, अब कोई भी लाल कलर का रंग है ही नहीं कमरे के अंदर। अब कोई दूसरा आके बोलता है कि देखो ये कमरे के अंदर लाल तो है नहीं, तो लाल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता, बिकॉज जस्ट बिकॉज साइंस गॉड के बारे में बात नहीं करता वो उसके लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक ग्राउंडिंग अजम्पशन बनाया है अपना। और ये अजम्पशन बनाने में थीस लोग खुद इन्वॉल्व थे, दो अभी कुछ लोग उसके रिलेटेड डिबेट्स करते हैं, बट ये अजम्पशन बनाने वाले भी थीस्ट थे। ये एथियस्ट लोगों ने ये समझा है कि साइंस उनका कोई उनका खुद का रिलीजन है, बट साइंस और रिलीजन नेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। ये लोगों को क्लियर करने की जरूरत है। आज की जो लेमैन एथियस्ट है उनको इतना बेसिक फर्क नहीं पता। यहाँ तक कि जो लीडिंग साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड है, जो एटलीस्ट इस तरह की नॉलेज रखते हैं, वो खुद कहते हैं कि आप कभी गॉड के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड साइंस से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स की भी जरूरत है तो मैं बताता हूँ। जैसे कि एडवर्ड विल्सन है, वन ऑफ द लीडिंग बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला था नो रियली गुड साइंटिस्ट वुड से कैटेगोरिकली देयर इज नो सच थिंग एज अ गॉड। मतलब उनका बोलने का मतलब है कि कोई भी अच्छा गुड साइंटिस्ट है वो कैटेगोरिकली कभी ऐसा स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकता कि देयर इज नो गॉड। जॉन गैरी, इसमें से सब एथियस्ट है, ये एथियस्ट साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं। जॉन गैरी जो है ये भी एक एथियस्ट है, वो ये बोलते हैं कि देयर इज दिस सिली आइडिया दैट वी हैव नो नीड ऑफ रिलीजन एनीमोर बिकॉज वी हैव साइंस, बट दिस इज एन incredibly foolish notion since religion addresses different needs than science, that the needs that science cannot address। तो उनका बोलने का मतलब था, मे बी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कि उनका बोलने का मतलब कि बहुत सिली आइडिया है बोलने की जरूरत कि हमारे पास साइंस है तो हमको रिलीजन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस सिली नोशन। इस तरह से बहुत एग्जांपल्स हैं, बट इन समरी यही है कि हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम साइंस एज अ यार्डस्टिक लेके
रियलिटी के सारी चीजों को नहीं जान सकते। हम सिर्फ वही चीजों को जान सकते हैं जो टैंजिबल है, जो ऑब्जर्वेबल है, बट उससे कहीं ज्यादा अलग अलग रियलिटीज हैं। उसके लिए हमको अलग मेथड्स की जरूरत है, और वही मुफ्ती साहब बताना चाह रहे थे और मैं एड्रेस करना चाहता था। जी बिल्कुल। मैं आगे भी कमेंट लूंगा। आगे चलते हैं हम। ओके। और उसकी वजह क्या है ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है, और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। मैं इस पर मुफ्ती अशर साहब आपका कमेंट लेना चाहूंगा। इसलिए कमेंट लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे खुसूसन जो अहबाब हैं मदारिस के, जो हमारा ये तबका है, जब वो गुफ्तगू कर रहा होता है किसी से तो वो ये खता करते हैं। खता का मतलब कि अपने मुखातब को नहीं जानते हैं कि उनके नजदीक मेयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और उनके स्टैंडर्ड को ना जानते हुए हम वो चीज उनके सामने एविडेंस के तौर पर पेश कर रहे होते हैं कि जो जिसको डिनाई करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हम और वो सेम ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कमेंट लेना चाहूंगा इसके ऊपर कि हम जब किसी से गुफ्तगू करें तो किस तरीके से हमें ये बात क्लियर करनी चाहिए कि हम और हमारा और आपका, यानी सामने वाले का और हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। माइक अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने भी जो बात की वो बहुत ही दुरुस्त बात की, जो उन्होंने ये कहा कि हम जो है रेवलेशन को जो है ना यहाँ पर एज अ सोर्स जो है ना जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि रेवलेशन जो है ये जो थीस्ट लोग हैं यानी जो रिलीजियस लोग हैं उनके लिए तो वैलिड हो सकता है, लेकिन जैसे जावेद अख्तर साहब हैं और भी जितने भी एथिस्ट एग्नोस्टिक है, इनके लिए रेवलेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज जो है हमेशा जो है ना हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी से बात करें, तो वो सामने वाला किस मेयार का है और उसकी जो है ना अपब्रिंगिंग क्या है और उसकी मेंटालिटी क्या है और वो किस चीज को जो है ना इम्पोर्टेंस देता है, उसी चीज के एतबार से जो है ना हमें बात करना चाहिए। बहुत अच्छी बात जो है ना मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने की, हमें भी जो है ना इसी को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिलूंगा कमेंट इंशाल्लाह और भी हजरात का। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ से इसको स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं जी। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। इस स्टेज से और कौन कौन आगे निकल चुका है ईमानुल्लाह जी साहब, आप बताइए। ये जो इन्होंने स्टैंडर्ड बताया, ऑब्जर्वेशन को लोग अपना बेस बनाकर इस्लाम पर खुसूसन, और सिर्फ ये एथिस्ट नहीं, हम उन तबकों की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं जो मेजॉरिटी के अंदर हैं। उनका हमसे ये मुतालबा होता है कि भाई हमारे पास तो बहुत सारी चीज शेप के अंदर मौजूद है, आपके पास अगर है भी तो कोई शेप नहीं है, आप किस तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। तो हमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया जाता है कि भाई कनेक्शन के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं, हमारे पास तो कनेक्शन के लिए हर चीज है, मतलब जमीन है, आसमान है, जानवर है, पत्थर है, सारी चीजें हम कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे कनेक्ट होकर हम बहुत ही ज्यादा अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं और हम अच्छे तरीके से उस गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ उनका नहीं है कि जो एथिस्ट हैं, बल्कि वो लोग भी अपने आपको इसका स्टैंडर्ड बनाकर मुसलमान और खुसूसन इस्लाम पर ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूंगा इस पर आपका कमेंट है और इसको और आप अच्छे और तरीके से क्लियर करें। अक्सर जो मुसलमान है उनको ये चीज नहीं पता होती, जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि क्या आंसर करें। आप ऑब्जर्वेशन की बात कर दी इसने, तो
तो इसको ना मैं इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा एक एनालॉजी यूज करता हूँ, गेम की एनालॉजी। एक गेम है GTA 5, बहुत सारे जो लोग सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि मान आप लीजिए कहें मैं तो मैं हूँ। यहाँ शो करके दिखा दूं उसको। इत्तेफाक से कि भाई खेलता है तो उसने भी रखा हुआ है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता था। चलिए। जी, तो मैं GTA 5 गेम बनाता हूँ और मैं उसमें जो लोग हैं, उसमें जो मैंने लोग डिज़ाइन करे हैं, जिनको NPC कहा जाता है, मैं उनको कॉन्शियसनेस दे देता हूँ, यानी कि वो लोग अब सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं आस-पास अपना क्या चल रहा है, वो सब रूल्स देखते हैं। तो लाइक वो देखते हैं कि ये गेम कितना प्रिसाइज़ली डिज़ाइन है और सब है। लेकिन फिर उनमें से एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि इस गेम को कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उसको इस गेम के अंदर नहीं देख सकता। लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं समझता है कि भैया जब मैंने गेम बनाया है, तो मैं इस गेम को बनाने से पहले से एग्ज़िस्ट करता हूँ। यानी कि मैं इस गेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ और इसलिए मैं इस गेम के अंदर भी नहीं रहूँगा, मैं इस गेम के बाहर हूँ। मैंने कोडिंग करी है तुम्हारी, मैंने तुम सबको बनाया, मैं इस गेम के बाहर हूँ। तो मुझे गेम के अंदर देखना, ये फूलिश स्टेटमेंट हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ उसी चीज़ पर मानेंगे जिसे हम देख सकते हैं और साइंस भी यही कहती है और एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए। तो ये जो इनका बिलीफ है ना कि एम्पिरिकल वर्ल्ड के अलावा कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता, ये खुद में एक फेथ है जिसका कोई एम्पिरिकल या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये खुद नहीं इसको एम्पिरिकली या साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। और तो ये तो हो गया एथियस्ट का जवाब। दूसरे जो बाकी लोग एथियस्ट के अलावा जो बाकी थियस्ट हैं, मुसलमानों के अलावा, वो जो कहते हैं वी हैव वी कैन सी आवर गॉड फॉर बेटर कनेक्शन एंड एवरीथिंग। तो उसमें बात ये है कि मुझे मान लीजिए आपने जो है क्या कहते हैं मेरी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करी, आपने मुझे लाख रुपए दिए, मुझे ज़रूरत थी और सब कुछ मेरे बहुत काम है। फिर मैं जाकर थैंक यू खालिद भाई को कह रहा हूँ, तो फिर क्या मैं सच में आपको थैंक यू कह रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ। बात यह है, अगर आप गॉड की क्रिएशन को थैंक कर रहे हो, तो फिर आप गॉड को नहीं थैंक कर रहे हो, आपको गॉड को डायरेक्टली थैंक करना पड़ेगा। आपका जिससे कनेक्शन बन रहा है ना, वो फॉल्स कनेक्शन है। आप असल खुदा से आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, आपका कनेक्शन ही किसी और से बन रहा है और वो उससे बेटर कनेक्ट कर पाते हैं कुछ। आई डोंट थिंक एंड लाइक मुझे कभी समझ में नहीं आता कि आप किसी पत्थर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जी। इतना ही कहना चाहूँ। ओके, तो हमारे साथ यहाँ पर मोसे साहब भी हैं, लेकिन उससे पहले जोरनो हिंदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करूंगा, वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बखैर होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो उर्दू बोल दिए, हिंदी में ही आप जो है वो हमें जवाब दें। अच्छा। मैं सबसे जो है सबको संबोधित करता हूँ कि सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिबेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन से आहत होकर के बहुत से लोग भिन्न भिन्न प्रकार के ट्वीट्स कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। परंतु इस्लाम की बात जो कि सत्यता पर आधारित है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये बात एक सत्य बात है, सच्चाई है, जिसको कि कोई भी नकार नहीं सकता। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी, आपका नाम रखा है ना, तो इस तरह से बात भी होनी चाहिए। ओके, तो हम आगे ले चलते हैं इसको और थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरू के जो ओपनिंग स्टेटमेंट जरूर उसको पूरा सुनना है। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जी, तो मैं यहाँ पर रुकूंगा। और हम चूंकि मंतिक भी पढ़ते हैं, मंतिक की अहमियत भी कितनी है किसी से गुफ्तगू करने के लिए। यानी अगर हम हदीस से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुल्हिद से, तो सिर्फ और सिर्फ कुरान हदीस की नॉलेज नहीं, उसी के साथ साथ इल्म कलाम, फलसफा और मंतिक की भी कितनी अहमियत होती है। तो इस पर मैं जुनैद साहब आपको मैं मुखातब करूंगा कि आप जरूर इस पर अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। इन्होंने जो बात कही है ना कि अगर सौरभ साहब एक इंसान है तो जाहिर सी बात है अक्लमंद है, तो जाहिर सी बात है जितने भी इंसान होंगे सब अक्लमंद होंगे। यानी इन्होंने एक इंसान की मिसाल दी है, जैसे कि हम मंतिक के अंदर पढ़ रहे होते, तो इस मिसाल को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस तरीके से बात को समझाई। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पर इसको अपने उस जबान में जो हमारी इल्मी जबान है उसके अंदर जरूर उसको पेश फरमाएं, बताएं। यहाँ पर मुझे कहा है जुनैद साहब। अच्छा जी जुनैद कहा आपने, सॉरी। हाँ जी,
है यहाँ पर आप यूनुस साहब? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। आ रही है, आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी आ जी। रही है, बोलिए। सबसे पहले जी जी मुफ्ती शमाइल साहब ने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एक्सप्लेन कर दिए, और ये सबसे जरूरी चीज होती है जब भी दो गिरोह, दो वर्ग आपस में कोई भी इल्मी गुफ्तगू करें। वजह उसकी यह है कि जब तक स्टैंडर्ड ही क्लियर ना हो कि आपके यहाँ क्या मेयार है, क्या पैरामीटर है, किससे आप सच्चाई को नापते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स दोनों के यहाँ एक्सेप्टेबल ना हो, तो बहस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। ये जो तीसरा स्टैंडर्ड मुफ्ती शमाइल साहब ने बताया, अक्ल और मंतिक, जब वही और साइंस हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं हुई तो सिर्फ एक ही चीज बची है, और वो है अक्ल। अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने हर इंसान को अक्ल दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। उस सोचने समझने की सलाहियत का इस्तेमाल करके हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर सोचने के तरीके हैं, उन तरीकों को फॉलो किया जाता है, उसी को हम मदरसती जबान में मंतिक कहते हैं, रीजनिंग। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं रीजनिंग के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि दो मुकद्दमों के दरमियान कोई भी लॉजिकल फैलिसी ना हो। इसी तरीके से अगर कोई शख्स कोई दावा कर रहा है तो उसके लिए दलील की जरूरत है, क्योंकि दावा बिला दलील दुनिया की किसी अदालत में कबूल नहीं किया जाता। ये मंतिक का कायदा है। और अगर दलील दे रहा है तो दलील में ये देखा जाएगा कि वो फी नफ्सी ही साबित भी है दलील या नहीं है। अगर फी नफ्सी ही वो दलील साबित नहीं है, चूंकि आपने कहा है कि इल्मी जबान में गुफ्तगू करूं, तो इसी वजह से उर्दू बोलनी पड़ रही है। अगर दलील फी नफ्सी ही साबित नहीं है तो फिर उससे मदलूल पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं हो सकता है। फिर अगर दलील साबित भी है तो हम ये देखेंगे कि दलील और मदलूल के दरमियान तलाजुम है या नहीं, यानी एक का पाए जाना दूसरे के पाए जाने को लाजिम है या नहीं। अगर दलील और मदलूल के दरमियान कोई तलाजुम ही नहीं है, जैसे कि जावेद अख्तर साहब की ने बहस के दरमियान दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन जिस पर वो इस्तेदलाल करना चाह रहे थे, यानी उनका मदलूल खुदा का अदम वजूद, वो साबित ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि निस्बत तलाजुम मफकूद थी जी, तलाजुम की निस्बत नहीं थी। तो ये कुछ अक्ल के ऐसे मेयारात हैं जो जिसके पास अक्ल सलीम है वो इसको मानेगा और समझेगा और इसी के मुताबिक गुफ्तगू करेगा। इसी तरीके से लॉजिकल से बेहतर इसी इसको हम आगे तरीके से बढ़ा अगर दलील ये आगे चलते हैं इंशाल्लाह हम। ओके ओके, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ हमारे एक और भाई हैं, टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। जी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ आ रही है। बाकी तमाम अहबाब सबको मेरा सलाम। जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप सब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हस्तियों को मैं देख रहा हूँ, शर्म आ रही है मुझे यहाँ बैठते हुए भी। नहीं कोई नहीं, चलिए तो हम आगे चलते हैं इसको लेके। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर, जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। ओके, अब मैं चल रहा हूँ जावेद साहब की तरफ। ये शुरू के अंदर जो 3 बातें थी उसके ऊपर तो हमने गुफ्तगू भी कर ली, मजबूत तरीके से स्टैंडर्ड को हमने सेट भी कर दिया था डिबेट के अंदर, और यही समझ लीजिए कि डिबेट के अंदर फतह हो भी गई थी कि वसूली गुफ्तगू बड़ी मजबूत तरीके से की गई थी और मजबूत तरीके से इसको रखा भी गया था। यानी मैसेज दे दिया गया, जो बात करने वाले लोग हैं इस्लाम की तरफ से, जब भी आप बात करें तो पहले वसूल को, जिसको हम कह सकते हैं अपने स्टैंडर्ड को, यानी दोनों सेम पेज पर या किस बात पर एग्री करेंगे उसको तय करना जरूरी है।
तो अब जो भी लोग कॉलर बनकर चले जाते हैं एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पर, नॉन मुस्लिम की स्ट्रीम पर, उसके बाद आप जाते हैं परेशान हो जाते हैं कि मुफ्ती साहब उसने तो परेशान कर दिया हमें। ये डायरेक्ट ये लोग कोई स्टैंडर्ड सामने रखकर बात ही नहीं करेंगे, इमोशनल आर्गुमेंट होते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब कम से कम विनती करते हैं आपसे, यानी मैं आप हज़रात से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग किसी और की स्ट्रीम में जाते हैं, एक तो वैसे ही वो ब्लेसफेमर है, उसमें हम क्यों जाएं उनको ऑडियंस उनको जो व्यूअरशिप देने के लिए। लेकिन अगर आप जाते भी हैं तो ऑलरेडी आप ये देख लेंगे कि आपको स्टैंडर्ड पता है। आप खाली इतना कह दें उनको कि भाई स्टैंडर्ड दोनों के तय होने चाहिए, आप अपना बता दें मैं अपना बता दूं, और आपको उसका पता होना चाहिए। उसके बाद आप बात करके देखिए कितनी मिनट वो टिकता है, चला जाएगा वो। इसकी फिजा अब आप आम करें, इसको आम करेंगे, जितनी भी एथीस्ट है जितनी भी एक्स मुस्लिम है सब चले जाएंगे मार्केट से, कोई नहीं टिकने वाला है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि वो उसूल के तहत बात ही नहीं कर सकते, उनको ऐसी खुली फिजा में बात करने की आदत है, डायरेक्ट वन साइडेड ऑब्जेक्शन करने की आदत है। उनको बाउंड करके हम काउंटर करेंगे तो भाग जाएंगे वो। चलिए अब देखते हैं आगे। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश ये लोगों को सुना हुआ है, इस पर इस पर जावेद मैं साहब ने जो इंशाअल्लाह बोला उसको हम देखते हैं। डायरेक्टली जावेद साहब की तरफ चलते हैं और मैं अब कमेंट लूंगा आपका इसके ऊपर। इमानुल्लाह साहब जरूर आप कमेंट कीजिएगा। इन्होंने जो स्टार्टिंग की जिस तरीके से, तो हम तो सोच रहे थे कि धुआंधार स्टार्टिंग होगी, बस आते साथ रिस्पॉन्स इस तरीके से आएगा कि मुफ्ती इस्माइल साहब परेशान हो जाएंगे जवाब देने के लिए। देखिए अब, और जो लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि 10 मिनट के ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद मुफ्ती इस्माइल साहब के जावेद साहब शायद के जबरदस्त लेकर आने वाले बातें, क्योंकि उनके पास 80 साल का तजुर्बा है। चल जी। रहा है। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या बाहर? जी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है। ये अब बताइए इमानुल्लाह जी साहब कहाँ आए ये मेरे से बात करने के लिए आए हैं आपसे, या ये किसी डिबेट में गए हुए? मतलब ये अपने जितने भी इंटायर एथिस्ट हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये तवाज़ु तो हमारे अंदर पाई जाती है ना, हम इस्लाम को फॉलो करने वाले के अंदर। ये तवाज़ु इनको भारी पड़ी कि नहीं? बताइए क्या किया है इन्होंने? बिल्कुल। और लाइक इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, उन्हें लगता था कि ये जो है इनको मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो यहाँ पर आते ही ना एक लाइक वो तोड़ दिया, एक भ्रम तोड़ दिया। क्योंकि हमेशा क्या है ना, इनके फॉलोअर्स ये सोचते हैं कि हम तो साइंस वाले हैं, हम तो साइंस वाले हैं। तो सबसे पहले तो वही भ्रम टूटा है। लेकिन अब ये यहाँ पे इनका जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो ये है कि एटलीस्ट ही इज हम्बल। ओके, हाँ जी। अतर भाई भी यहाँ पर है। अतर भाई देख रहे हैं आप कितनी इंसाफ के साथ उन्होंने भी स्टार्ट ही नहीं किया कि कह दिया कि मुझे साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है इतनी। तो हम तमाम ही एथिस्ट को ये कहते हैं कि इसी तरीके से अगर आप जी मुंसिफ हो अगर आप, तो अच्छी बात है ये। देखिए अब बिल्कुल, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमोसेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मज़हब रहे। ये मज़हब जाहिलों के नहीं थे, ये मज़हब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मज़हब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन। ये आगे भी बात करेंगे। मैं यहाँ पर ही आपका कमेंट लेना चाहूंगा अतर साहब। ये तो कहानी सुनाना शुरू कर दिया ना, इनको तो स्टेटमेंट देना था ओपनिंग। हमने तो स्टैंडर्ड बैन किए, तो बजाय स्टैंडर्ड बैन करने की ये क्या चालू हो गया इनका? देखिए, इसमें ना जो इन्होंने ना वो सटली बहुत सी चीज़ें जो है वो कन्वे करने की कोशिश की। सबसे पहले तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर दी, ह्यूमन हिस्ट्री को बताना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा इन्होंने जो है वो एक पैंतरा आजमाया, मतलब
एक सटल वे में उन्होंने कहा कि भाई देखो बड़े बड़े रिलीजन्स थे, बड़े बड़े लोगों के, यानी उन्होंने अपील टू अथॉरिटी किया, करने की कोशिश की कि भाई देखें ग्रीक्स जो थे, फिलोसोफर्स थे जिन्होंने डेमोक्रेसी जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया, या फिर इजिप्शियंस ने जिन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, उनकी भी रिलीजन थे, जब वो रह गए तो आजकल जो है अब वो खत्म हो गए, तो आजकल जो है आप लोग जो है आप भी जो है वो खत्म हो जाओगे। तो बेसिकली ये जो है इन्होंने वही कोशिश की कि क्योंकि शायद इनके पास स्टार्टिंग में वो एक पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कोई देने को था नहीं, तो अपना टाइम भी पूरा करना था, तो कुछ बातें जो है इन्होंने रखी, लेकिन कुछ बातें जो है वो इन्होंने जानबूझ के की, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने वो बताया कि भाई बड़े बड़े लोग जो थे उनके रिलीजन्स खत्म हो गए, तो आप कौन सी चीज है, ये इनका कहने का मुझे लगता है यहाँ पे ये ट्राई नहीं किया। जी ओके, इसको लेते हैं आगे हम। हाँ, इस पे ऐड करना चाहिए खाली साहब आप? जी, मैं ये बोलना चाहता था कि एक चीज हमको ये भी गौर करने की बहुत जरूरत है कि जो डिबेट का टॉपिक है, डज गॉड एग्जिस्ट, इसमें हम पर्टिकुलर रिलीजन्स की बात भी नहीं कर रहे थे। इन्होंने जो अपनी ओपनिंग की है ना, वो बताने की कोशिश की, वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की बहुत सारे रिलीजन आए, बहुत सारे रिलीजन गए, तो रिलीजन मैटर नहीं करता है। बट यहाँ पे हम रिलीजन पे फोकस कर ही नहीं रहे थे, हम गॉड के एग्जिस्टेंस पे फोकस कर रहे थे। तो उनका पॉइंट एक्चुअली पूरी तरह से टॉपिक को बराबर से एड्रेस करता भी नहीं, ये भी हमको नोट करने की जरूरत है। बिकॉज हम अगर गॉड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव पास्ट के रिलीजन्स कैसे थे, आए या गए, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है हम उसको लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, तो आपका पॉइंट हमारे पॉइंट को एड्रेस नहीं कर सकता। जी, इसको हम आगे लेते हैं, फिर मुफ्ती अरशद साहब से हम कमेंट लेंगे इसके ऊपर। जी मुफ्ती साहब, जी इसको हम चलाते हैं थोड़ा सा। उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं। बस जी मुफ्ती साहब, ये कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं मेन टॉपिक से ही। ये अपनी बातों से अगर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा वो था, अब खुदा कौन है, लेकिन इससे तो साबित ही हो रहा है कि खुदा है। अगरचे आपका मफरूजा जो वो गलत भी है, लेकिन आप तो हमारे ही मतलब टॉपिक को, उन्वान को साबित कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। जी, और सबसे जो बेसिक और बुनियादी बात ये है मुफ्ती साहब कि ये जिन गॉड्स का या जिन खुदाओं का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने जुपिटर को गॉड बनाया, या कोई जर्मेक रिलीजन था, या क्रिश्चियनिटी के अंदर जो जीसस को गॉड मानते हैं, तो ये सारे के सारे गॉड्स कंटिंजेंट है। ये सारे के सारे गॉड्स किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो चीज डिपेंडेंट होगी, कंटिंजेंट होगी, तो वो तो खुदा हो ही नहीं सकता है। तो हमारी तारीफ के एतबार से तो वो खुदा ही नहीं। खुद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानी ताम। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम, ये दोनों के दोनों खाना खाते थे। तो इमाम राजी ने इसकी तफसीर के तहत लिखा है कि ये कंटिंजेंसी की तरफ इशारा है कि ये दोनों के दोनों, अगरचे इनका मर्तबा बहुत ऊंचा था, लेकिन ये दोनों के दोनों खाने के ऊपर डिपेंड थे। तो जो शख्सियत खाने के ऊपर डिपेंड हो सकती है, तो वो गॉड कैसे हो सकता है? तो ये जिन गॉड्स के बारे में कह रहे हैं कि वो थे और पहले फानी हो गए, तो हम तो इन लोगों को गॉड मानते ही नहीं है। हम तो उस जात को गॉड मानते हैं जो कंटिंजेंट है ही नहीं, जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। इतनी बुनियादी बात उनको समझ में नहीं आ रही है। वही तो नहीं आया ना, कंटिंजेंट ही तो पूरा मसला हो गया है। वो आ गई होती तो पूरा मसला समझ में आया था। अच्छा जी, हमारे साथ जोरनो भाई भी हैं। जी जोरनो साहब, इस पे आप बोलेंगे, कुछ ऐड करेंगे? एक बात कहना चाह रहा था, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। असल में यहाँ पर उलमा बैठे हुए हैं, बढ़िया से बता सकते हैं कि जो मुकद्दमा होता है ना, वो कहते ही है इस बात को कि आपका जो दावा है, आप जिस चीज पर यकीन करते हैं और जिस चीज को लेकर आए हैं कि ये मैं पेश करता हूं और इसको मैं साबित करूंगा, इसके लिए ही मुकद्दमा रखा जाता है। ओपनिंग स्टेटमेंट होता ही इसके लिए है कि आप जो बताने आए हैं, जिस पर आप पूरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो वो आप सामने रखेंगे। शमाइल नदवी साहब ने तो मुद्दा रख दिया कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और इस हिसाब से हम ऐसे साबित कर रहे हैं।
और ये करके उन्होंने बता दिया कि अब आगे से जो सवाल करना है कर लीजिए। लेकिन इन्होंने बजाय इसके कि अपना मुकदमा रखते, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये जो है ना एक तरह से शमाइल नदवी साहब ने जो बात कही उसको एक तरह से पहले ही तबसरे में लाना शुरू कर दिया इन्होंने। दूसरी बात ये कि जैसे ही लफ्ज़ गॉड का इतलाक होता है, तो लफ्ज़ गॉड का इतलाक आप किसी भी हस्ती पर करते हैं, अगर वो गायब हो जाए, फना हो जाए और तो फिर वो आप इतलाक ही गलत चीज़ पर कर रहे थे। क्योंकि किसी ऐसी हस्ती पर लफ्ज़ गॉड का इतलाक जो है वो जायज़ ही नहीं होगा जो हस्ती की गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, फना हो जाए। तो ये बात थी। अब ये बात इन्हें कौन समझाए? ओके, तो हम चलते ये हैं। जावेद साहब ने जो कुछ कहा, ये दरअसल तौहीद का मुकद्दमा है, ऊला है। दूसरा मुकद्दमा मैं जो देता हूँ कि जो ऐसे हों वो खुदा नहीं हो सकते, और बात खुदा की चल रही थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। अब वो जो माबूद नहीं है तो उनके बारे में बता रहे हैं, माबूद है उनके बारे में बताइए हकीकी जो है। जी मुफ्ती असद साहब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, ओके। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत